नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवकमल और आप सभी का एक बार फिर से जॉब जिल पे स्वागत है। हम लोग संख्या के प्रकारों को डिटेल में पढ़ रहे हैं और आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने थंबनेल में डाला था ऊपर छल्लो वर्सेस गहराई से। ये ऊपर छल्लो क्या होता है? ये अगर हम लोग कोई चीज़ पार्शियली ऐसे ही ऊपर ऊपर कोई चीज़ पढ़ लेते हैं तो गांव की भाषा में हम लोग उसे ऊपर छल्लो बोलते हैं। तो मैंने थंबनेल में ऐसे ही डाल दिया था थोड़ी मस्ती के लिए। और अब ऊपर छल्लो वर्सेस गहराई से के सीरीज में ये पार्ट 2 है और आप लोग इसे देखिए। तो अब हम लोग पूर्ण संख्या को पढ़ते हैं। पूर्ण संख्या या होल नंबर, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं। प्राकृत संख्या में जब हम शून्य को भी शामिल कर लेते हैं तो ऐसे इसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये जो हमारा समूह है तो ये पूर्ण संख्या का समूह है। अगर हम इससे 0 को निकाल दें तो फिर ये प्राकृत संख्या का समूह हो जाएगा। अगर हम 1 की बात करें तो ये प्राकृत संख्या है और पूर्ण संख्या भी है। इसी तरह 0 से बड़ी जितनी भी पूर्ण संख्या है वो प्राकृत संख्या भी है। लेकिन 0, अगर 0 के बारे में जहाँ तक हमने पढ़ा है, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या यहाँ तक यही है। ये पूर्णांक संख्या भी है, वो आगे हम लोग देखेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 ही है। अगर पूछा जाए प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा तो हम लोग इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। और अगर पूछा जाए प्रथम n पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा तो हम लोग इससे देख लेंगे। तो इन एग्जाम्पल्स की सहायता से हम देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, प्रथम 200 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो प्रथम 200 पूर्ण संख्या का मतलब पहला तो 0 होगा, फिर उसके बाद 1, 2, 3, इसी तरह से ये 199 तक होगा। अगर हम लोग फार्मूला का यूज नहीं भी करते तो हम लोगों ने कैसे पढ़ा था कि औसत में संख्याओं की कुल संख्या से गुना करने पे योग आ जाता है। और औसत अगर सीरीज के प्रत्येक टर्म के बीच में डिफरेंस इक्वल हो तो हम लोग औसत निकालने के लिए फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके उसमें 2 से भाग दे देते थे। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं। अगर इसका योग निकालना है तो 0 और 199 को ऐड करके इसमें 2 से भाग देंगे। और चूंकि यहाँ से यहाँ तक कुल संख्याएं 200 है तो इसमें हम 200 से गुना कर देंगे। तो ये 200 से 100 बार में कट गया। 199 गुना 100 बराबर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 19,900। ये आंसर हो जाएगा। अगर ये ध्यान में नहीं रखते हैं, फार्मूला ध्यान में रखते हैं तो हम लोग फार्मूला से कैसे करेंगे? n इंटू n-1/2। यहाँ पे n की जगह पे 200 है तो 200 लगा दी। फिर n-1, 200 - 1 करेंगे तो 199 आएगा, 199/2। फिर 2 से इसको कटाएंगे तो 100 बार में, फिर इसको आपस में गुना करेंगे तो 19,900। तो आप दोनों में से किसी तरह से निकाल सकते हैं। इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, हाथ मिलाने की संख्या। जैसे एक एग्जाम्पल है, किसी कक्षा में 20 छात्रों द्वारा परस्पर हाथ मिलाने की संख्या ज्ञात करें। तो आप लोग इस फार्मूले पे n की जगह पे क्या है? 20 है, तो यहाँ पे 20 गुना 19/2। इस फार्मूले पे अगर इसको बिठा देते हैं तो 2 से 10 बार में 119। अगर 20 स्टूडेंट्स हैं और उनको आपस में हाथ मिलाना है तो हाथ मिलाने की संख्या जो होगी 190 होगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी कक्षा में 5 स्टूडेंट है, A, B, C, D और E।
और सभी को आपस में हाथ मिलाना। तो आप ऐसा मान के चलिए कि ए जो है सब के साथ हाथ मिला के फिर यहीं पे आ जाएगा। तो ए सबसे पहले इसके पास जाएगा, हाथ मिलाएगा, एक बार हुआ, फिर इसके पास, फिर एक बार हुआ, फिर इसके पास, फिर एक बार, फिर इसके पास, फिर एक बार, फिर ये यहीं आके बैठ गया। अब जो है ए ने तो सबके साथ में हाथ मिला लिया, लेकिन बी बी का हाथ सिर्फ ए के साथ में मिला है, बाकी इन तीनों के साथ में नहीं मिला है। तो अब बी भी यहाँ से जाएगा, उठ के सबसे हाथ मिला के अपनी जगह पे आके बैठ जाएगा। तो इसी तरह बी इससे एक बार हाथ मिलाएगा, फिर एक बार इससे, फिर एक बार इससे। इसी तरह से सी जो है एक बार इससे हाथ मिलाएगा और एक बार इससे। इसी तरह से डी जो है सिर्फ एक बार इससे हाथ मिलाएगा। इस तरह से इनका आपस में हाथ मिलाने का प्रोसेस खत्म हो जाता है। और अगर आप इनको ऐड करके देखें तो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। इनको आपस में जब आप ऐड करेंगे और यहाँ पे ऐसे 0 दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। इनको अगर आप आपस में ऐड करेंगे 4, 3 7, 2 9, 1 10 और अगर 0 को भी लेते हैं तो 10। तो इसको फार्मूले पे 5 स्टूडेंट्स के अनुसार अगर बिठाएंगे तो 5 गुने 5 घटा 1 4 बटे 2। इस दो से इसको 2 बार में 5 दूना 10, तो हाथ मिलाने की संख्या 10 आएगी। अगर हम लोग ये फार्मूला याद नहीं भी रखें तो इस तरह से हम लोग देखेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो वो पहला बार जो हाथ मिलाएगा आके, जैसे 5 स्टूडेंट है तो वो खुद से तो हाथ मिलाएगा नहीं अपना, तो वो खुद को छोड़ के दूसरे से हाथ मिलाएगा। यानी जितना भी स्टूडेंट है, पहला स्टूडेंट जब हाथ मिलाएगा सबसे जाके, तो स्टूडेंट के संख्या में एक कम हो जाएगा। जैसे अगर 20 स्टूडेंट था यहाँ पे, तो पहला स्टूडेंट जाके 19 लोगों से हाथ मिलाता, 19 स्टूडेंट से, फिर उसका अगला वाला 18 से, फिर उसका अगला वाला 17 से, इसी तरह से करते करते लास्ट वाला सिर्फ 1 से मिला। तो इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो प्राकृत संख्याओं का प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग के फार्मूला का यूज करके भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसको प्राकृत संख्या मान के चलें तो 1 से लेके 19 तक तो हम लोगों ने पढ़ा था n × n+1/2। तो यहाँ पे 19 गुने 19 जोड़ 1 20/2। ये 10 बार में और आपस में गुना करेंगे तो 190। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फार्मूले को याद रखेंगे तभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आप ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं समझ के। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? तो या तो आप फार्मूला को यूज कर लें, जैसे n-1/2। n की जगह पे यहाँ 20 है, तो 20 घटा 1/2, 19/2, 9.5। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। या आपको पता है कि प्रथम 20 पूर्ण संख्या है, यानी 0 से शुरू होने वाला है और फिर 0 1 2 इस तरह से चलते चलते 19 तक जाएगा। यहाँ तक 1 से लेके 19 तक 19 संख्या और एक 0 है 20 संख्या, और इसमें अगर हम 20 से भाग देंगे तो ये हमारा औसत है। लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई ऐसा सीरीज मिले जिसका कॉमन डिफरेंस इक्वल हो, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले और अंतिम वाले को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। यहाँ पहला क्या है 0 है, अंतिम क्या है 19 है, और इसमें अगर हम 2 से भाग देंगे तो फिर 19/2 9.5। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। यही 1 ये जो है 1/2, यही इसको अगर दशमलव में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 0.5। तो इस तरह से
कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें फार्मूला याद हो तभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ चीज़ें अगर हम अच्छे से समझ लें तो हम लोग क्वेश्चंस को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए आगे देखते हैं अब पूर्णांक संख्या। तो आइए अब हम लोग पूर्णांक संख्या देखते हैं। पूर्णांक संख्या या इसी को इंग्लिश में इंटीजर नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्या में जब प्राकृत संख्या के ऋणात्मक रूप को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। हम लोगों ने धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या इसको पहले ही पढ़ लिया था। क्या होता है, जैसे 0 से बड़ी जितनी भी संख्याएं, चाहे वो 0.001 क्यों ना, तो 0 से बड़ी जितनी भी संख्याएं हैं वो धनात्मक संख्या कहलाती है और 0 से छोटी जितनी भी संख्याएं वो ऋणात्मक संख्याएं कहलाती है। तो पूर्ण संख्या में जब हम लोग प्राकृत संख्या के ऋणात्मक रूप को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो उसे ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या हमने पढ़ा है 0, 1, 2, 3, 4, इसी तरह से इन्फिनाइट तक चलता रहेगा। वैसे ही प्राकृत संख्या भी हम लोगों ने पढ़ा है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1, 2, 3, 4, इसका ऋणात्मक रूप देखना। तो ऋणात्मक रूप 0 से छोटी सभी संख्याएं ऋणात्मक संख्या कहलाती हैं, लेकिन हमें प्राकृत संख्या का ऋणात्मक रूप देखना है तो -1, -2, -3, -4, इसी तरह से ∞ तक चलता रहेगा। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अब अगर इसमें ऐसा पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी है, तो हम लोगों को नहीं पता है कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी, क्योंकि ये सीमित नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। और इसी तरह से सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या कौन सी है, ये भी हम लोग नहीं बता सकते। पूर्णांक संख्या को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो हमारा शून्य है, ये ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है। उसके बाद शून्य से बड़ी जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं ये सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। धनात्मक पूर्णांक संख्या या इसी को धन पूर्णांक और इंग्लिश में पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। और शून्य से छोटी जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं इन्हें हम ऋणात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं या फिर ऋण पूर्णांक ये ऋण और पूर्णांक दोनों अलग होगा। ऋण पूर्णांक या इसी को निगेटिव इंटीजर बोलते हैं। निगेटिव इंटीजर अब ये जो हमारा धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। तो चलिए अब हम लोग धनात्मक पूर्णांक की विशेषताओं को देखते हैं। तो आइए अब हम लोग धनात्मक पूर्णांक की विशेषताओं को देखते हैं। विशेषता धनात्मक पूर्णांक की विशेषताएं। पहला है संवरक नियम या फिर इसी को बोलते हैं इंग्लिश में क्लोजर रूल। 2 या 2 से अधिक धनात्मक पूर्णांकों का योगफल अथवा गुणनफल भी एक धनात्मक पूर्णांक होता है। जैसे 2 हमारा धनात्मक पूर्णांक है और 3 धनात्मक पूर्णांक है। अगर हम इनका योग करें जो कि 5 आता है, ये भी एक धनात्मक पूर्णांक है। इसी तरह से 2 + 3 + 5 = 10,
ये तीनों धनात्मक पूर्णांक है और इसका रिजल्ट भी धनात्मक पूर्णांक। जैसे हम लोगों ने जोड़ के देखा कि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग धनात्मक पूर्णांक ही आता है, 2 या 2 से अधिक। उसी तरह से यहाँ पे गुना भी करेंगे तो वो धनात्मक पूर्णांक ही आएगा। जैसे 2 गुना 3 6 धनात्मक पूर्णांक, 2 गुना 3 गुना 5 30 धनात्मक पूर्णांक। तो इसी को बोलते हैं हम लोग संवरक नियम। अब आते हैं क्रम विनिमय नियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। 2 या 2 से अधिक धनात्मक पूर्णांक यदि जोड़ अथवा गुणा से संबंधित हो तो उनके क्रम को बदलने पर भी मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे यहाँ देखते हैं 2 और 3 को, ये जोड़ से संबंधित है। यहाँ देखते हैं 2 और 3 को, ये गुणा से संबंधित है। अगर हम इनके क्रम को बदल भी दें, जैसे यहाँ पे 2 पहले था 3 बाद में था, अगर हम लोग 3 को पहले कर दें और 2 को बाद में कर दें तो रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आता, ये 5 ही होगा। इसी तरह से जब हम लोग गुना को भी देखें तो 2 गुना 3, यहाँ पे पहले 2 है फिर 3 है। अगर हम लोग इसके क्रम को बदल दें कि 3 और 2 को गुना करें, 3 को पहले 2 को बाद में, फिर भी रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आने वाला है, ये 6 ही। ये 2 संख्याएं जब जोड़ या घटाव से जोड़ या गुना से संबंधित थी। अब 2 से अधिक संख्या, यहाँ पे 3 संख्या है और जोड़ से संबंधित है। यहाँ पे क्रम कैसा है, 2 पहले है फिर 3 है फिर 4, लेकिन यहाँ पे क्या क्रम है, 3 पहले है 2 फिर है फिर 4। इसी तरह से हम इसके क्रम को बदलते हैं तो रिजल्ट में कोई अंतर देखने के लिए नहीं मिलता। ऐसा ही गुना में भी होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। अब आते हैं साहचर्य नियम, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। 2 या 2 से अधिक धनात्मक पूर्णांकों के विभिन्न युगल बनाकर जोड़ अथवा गुणा करने से उनके योगफल अथवा गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे यहाँ पे 3 संख्याएं जोड़ में थी और हमने 2 और 3 का युगल बना लिया है और 4 को बाहर रखा। इस तरह से अगर हम लोग इसका योग करेंगे तो 2 3 5 जोड़ 4 बराबर 9 आएगा। उसी तरह से अगर हम 2 और 4 को साथ में रखें और इसको जोड़ें तो 4 2 6 और जोड़ 3 बराबर 9 आएगा। इसी तरह से अगर हम 3 और 4 को भी साथ में रखते हैं और इसको जोड़ते हैं, 4 3 7 और जोड़ 2 बराबर 9। इसी तरह से अगर गुना भी है, जैसे गुना में भी संख्याएं हैं, तो यहाँ पे हम 2 और 3 को साथ में रखते हैं और 4 को अलग रखते हैं, तो 2 गुना 3 6 गुना 4 6 चौके 24। फिर इसी तरह से 2 और 4 को अगर हम साथ में रखते हैं तो 2 चौके 8 तिया 24। इसी तरह से अगर हम 3 और 4 को साथ में रखते हैं, 2 को अलग रखते हैं, 4 तिया 12 दूना 24। तो रिजल्ट में कोई अंतर देखने के लिए नहीं मिलता। तो ये है धनात्मक पूर्णांक की विशेषताएं। अब हम लोग धनात्मक पूर्णांक की आगे की विशेषताओं को भी देखेंगे, लेकिन वो धनात्मक पूर्णांक के साथ तो धनात्मक पूर्णांक की विशेषताएं तो है, लेकिन उनकी विशेषताएं परिमेय संख्याओं पर भी लागू हो जाती हैं, जैसे आगे हम लोग देखते हैं। तो आइए अब हम लोग धनात्मक पूर्णांकों की आगे की विशेषताओं को देखेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि आगे की जो भी विशेषताएं हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ धनात्मक पूर्णांकों पर ही लागू होती है, वो दूसरी संख्याओं पर भी लागू होती है। चूँकि ये धनात्मक पूर्णांक पे भी लागू हो जाती है, इसलिए हम लोग धनात्मक पूर्णांक की विशेषताओं में भी इसको पढ़ लेते हैं। जैसे पीछे की 3 विशेषताएं ऐसी थी जो सिर्फ धनात्मक पूर्णांक पे लागू होती थी। जैसे पहला था संवरक नियम, उसमें था कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का 2 या 2 से अधिक धनात्मक संख्याओं को आपस में जोड़ने या गुना करने से जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वो भी धनात्मक पूर्णांक ही होती है।
तो ऐसा हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक के साथ में नहीं कर सकते थे। जैसे 2 जोड़ 3 को हम लोग 5 लिखते हैं, ये धनात्मक, ये धनात्मक, ये भी धनात्मक। इसी तरह से 2 गुना 3 को हम लोग 6 लिखते हैं, ये धनात्मक, ये धनात्मक, ये भी धनात्मक। लेकिन जब हम ऋणात्मक पूर्णांक पे देखें तो -2 -3 बराबर -5, ये तो सटीक बैठ जाएगा कि हाँ ऋणात्मक पूर्णांक में पूर्णांकों का योग ऋणात्मक पूर्णांक ही होता है। लेकिन अगर हम इसको आपस में गुना करें तो ये फिर सटीक नहीं बैठेगा। -2 गुना -3 ये हमारा आ जाएगा +6। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ऋणात्मक पूर्णांक पे ये सटीक नहीं बैठ रहा है। तो आगे के भी जो भी दूसरा और तीसरा भी जो नियम है, क्रम विनिमय नियम या साहचर्य नियम, वो भी सिर्फ धनात्मक पूर्णांकों पर ही लागू होते हैं। लेकिन इसके बाद के बाकी के नियम धनात्मक पूर्णांक के साथ साथ दूसरी संख्याओं पर भी लागू हो जाते हैं। जैसे पहला है योगात्मक तत्समक, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एडिटेटिव आइडेंटिटी। शून्य को ही योगात्मक तत्समक कहते हैं, क्योंकि शून्य को किसी संख्या में जोड़ने पर वह संख्या अपरिवर्तित रहती है। जैसे 2 में शून्य को ऐड किए तो 2 ही आएगा, 15 में किए तो 15 ही आएगा। इसी तरह से बहुत सारी संख्याएं, कोई भी संख्या हम लोग ले सकते हैं, ऋणात्मक संख्या भी इसमें ले सकते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग धनात्मक पूर्णांक की विशेषता पर हैं, इसलिए धनात्मक पूर्णांक को लेकर चलते हैं। इसी तरह से गुणात्मक तत्समक है, जिसको इंग्लिश में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। एक को ही गुणात्मक तत्समक कहते हैं, क्योंकि एक को किसी भी संख्या से गुना करने पर वह संख्या अपरिवर्तित रहती है। जैसे 5 में हम लोग 1 से गुना कर दें तो ये संख्या 5 ही रहेगी। 217 में 1 से गुना कर दें तो 217 ही। किसी भी संख्या में 1 से गुना करें तो वो संख्या नहीं बदलती है। तो ये बाकी दूसरी संख्याओं पर भी लागू हो जाएगी। इसी तरह से 2 और नियम को आप ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है वो धनात्मक पूर्णांक की ही विशेषता है, बस आप लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि उनका यूज होता है। जैसे एक नियम है काट नियम। काट नियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैंसिलेशन रूल। इसमें क्या होता है कि अगर कोई संख्या इस तरह से हो, a + b बराबर a + c, मतलब कि बराबर के दोनों ओर जो भी संख्याएं हैं उनमें से जैसे a और a दोनों का चिन्ह ++ है, तो हम लोग इसको काट सकते हैं और लिख सकते हैं b बराबर c। इसी तरह से ये दूसरी संख्याओं पर भी लागू हो जाएगा। जैसे कोई ऋणात्मक संख्या भी है, -a + x बराबर -a + y। यहाँ हम देखते हैं कि -a बराबर के दोनों साइड है, तो हम इसको काट सकते हैं और लिख सकते हैं x बराबर y। इसी तरह से एक और रूल है वितरण नियम। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन रूल। इसमें क्या होता है, जैसे कोई संख्या है a और इसको गुना करना है x + y से, तो a को हम इसके साथ पहले गुना करेंगे ax प्लस, फिर a को इसके साथ में भी गुना, यहाँ प्लस है इसलिए यहाँ प्लस ay। अगर ऐसा भी होता कि x × a - b + c, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता, तो a को पहले इस x को पहले इसके साथ में ax, फिर माइनस है तो माइनस, फिर x को इसके साथ में bx, प्लस है तो प्लस cx। तो इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन रूल। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की संख्याओं को भी हम लोग इसी तरह डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जो बच्चे हैं नवोदय
नेतरहाट या फिर सैनिक की तैयारी करते हैं, उनसे भी आप लोग ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। वो भी इससे कुछ ना कुछ ज़रूर ही सीखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।